Hello students, how are you? I hope you will be fine at home. Myself Santosh Madan, your SST teacher. Class 8, 6, Lesson 4. Chapter है Understanding Laws. You may be familiar with some laws. आप कई कानूनों से परिचित होंगे, such as those that specify the age of marriage. ऐसे कानून जैसे शादी की उम्र के बारे में, the age at which a person can vote, वो वोट डालने की एज के बारे में, and perhaps even the laws dealing with buying and selling of property. प्रॉपर्टी के खरीदने और बेचने के बारे में, डील करने के कानूनों के बारे में आप जानते होंगे. We now know that the parliament is in charge of making laws. हम जानते हैं कि कानून बनाने का काम जो है वो पार्लियामेंट का होता है. Do these laws apply to everyone? क्या ये कानून सब पर लागू होते हैं? How do new laws come into being? नए कानून कैसे बनते हैं? Could there be laws that are unpopular or controversial? कुछ कानून अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल मीन्स जो है विवादास्पद भी हो सकते हैं. What should we as citizens do under such circumstances? अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं, ऐसे हालात आते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? टॉपिक है डू लॉज अप्लाई टू ऑल. क्या कानून सब पर लागू होते हैं? इसके अंदर एक सिचुएशन दी हुई है. ए गवर्नमेंट ऑफिशियल हैज हिज सन गो इनटू हाइडिंग. एक सरकारी अफसर जो है वो अपने बेटे को बचाना चाहता है. बिकॉज हिज सन हैज बीन गिवन ए 10 ईयर जेल. क्योंकि उसके बेटे को 10 साल की जेल हो गई है. सेंटेंस बाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा उसको जेल की सजा सुनाई गई है. फॉर ए क्राइम, एक क्राइम के लिए, दैट ही हैज कमिटेड, जो कि उसने क्राइम किया है उसके लिए उसको 10 साल की सजा सुनाई गई है. डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्शन, क्या तुम ये सोचते हो कि जो सरकारी ऑफिसर है उसका काम जो है वह राइट सही है? शुड हिज सन बी एग्जम्प्ट फ्रॉम द लॉ. उसका बेटे को क्या कानून छोड़ देगा? जस्ट बिकॉज हिज फादर इज इकोनॉमिकली एंड पोलिटिकली पावरफुल, कि उसके फादर जो है वो आर्थिक तौर पर भी और पॉलिटिकल में राजनीतिक तौर पर भी स्ट्रॉन्ग है, तो क्या उसको वो बचा सकते हैं? ये ऊपर उन्होंने एक सिचुएशन दी हुई है. द अबव इज ए क्लियर केस ऑफ द वायलेशन ऑफ लॉ. जो ऊपर वाली सिचुएशन है उसके अंदर क्या है? कानून की उल्लंघना, वायलेशन में उल्लंघना करने का केस है. एज यू रीड इन यूनिट 1, जैसे आपने यूनिट 1 में पढ़ा, मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर हैं वर एग्रीड देयर शुड बी नो आर्बिट्ररी. वो इस बात से सहमत थे कि वहां आर्बिट्ररी मीन्स मन माने के कानून जो होते हैं, अपनी मर्जी के, एक्सरसाइज ऑफ पावर इन इंडिपेंडेंट इंडिया, कि इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर वहां पर अपने मन मानी का जो है वो पावर है वो नहीं होती. दे देयरफॉर इंस्टीट्यूटेड सेवरल प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन. वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत से प्रोविजंस दिए हुए हैं. दैट वुड एस्टैब्लिश द रूल ऑफ लॉ. इसके कारण कहते हैं कानून पे शासन के प्रोविजंस दिए हुए हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज वाज दैट ऑल पर्सन इन इंडिपेंडेंट इंडिया. उसमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? कि आजाद भारत के अंदर आर इक्वल बिफोर लॉ. कानून के सामने सभी बराबर हैं. रूल ऑफ लॉ के अंदर the law cannot discriminate between persons on the basis of their religion, caste and gender. कानून किसी के साथ उसके धर्म, जाति या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता. What the rule of law means is that all laws apply equally to all citizens of the country. रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है? कि जो सभी नागरिकों के ऊपर, देश के सभी नागरिकों के ऊपर कानून जो है वो बराबर अप्लाई होते हैं. एंड नो वन कैन बी अबव द लॉ. कानून से ऊपर कोई भी नहीं है. नाइदर ए गवर्नमेंट ऑफिशियल,
ना ही वो सरकारी चाहे कर्मचारी हो, नॉर ए वेल्दी पर्सन या वो कोई धनी पर्सन हो, नॉर इवन द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इज अबव द लॉ। चाहे वो देश का जो है वो राष्ट्रपति क्यों ना हो, कानून से के सामने सभी बराबर हैं, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। एनी क्राइम और वायलेशन, कोई भी जुर्म या उल्लंघना, कानून की उल्लंघना करना, हैज ए स्पेसिफिक पनिशमेंट एज वेल एज ए प्रोसेस थ्रू विच द गिल्ट ऑफ ए पर्सन। उसके अंदर जो है वो कोई भी अगर कानून की उल्लंघना करता है तो पनिशमेंट भी वहाँ का उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई है, जो उस प्रोसेस के द्वारा कि जो दोषी है, दोषी पर्सन हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड, उसने किया है तो उसको क्या सजा मिलनी चाहिए। बट वाज इट ऑलवेज लाइक दिस, क्या यह हमेशा एक जैसा होता है? इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में, देयर वर इनन्यूमरेबल एंड ऑफन ओवरलैपिंग लोकल लॉज। जो स्थानीय कानून थे वो ओवरलैपिंग थे। डिफरेंट कम्युनिटीज, अलग अलग समुदाय जो हैं, enjoyed different degrees of autonomy in administering these law। इन लॉ के प्रशासन के अंदर वो अलग अलग समुदाय जो थे वो अपनी मर्जी से करते थे among their own। In some cases the punishment that two persons received, कुछ केसेस के अंदर दो पर्सन्स के अंदर जो सजा होती थी फॉर द सेम क्राइम, एक जैसे क्राइम के अंदर, वेरीड डिपेंडिंग ऑन देयर कास्ट बैकग्राउंड, उनकी जाति के या बैकग्राउंड के आधार पर उनकी पनिशमेंट अलग अलग हो जाती थी। विद लोअर कास्ट बीइंग मोर हार्शली पेनलाइज्ड, जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको बहुत ज्यादा पनिशमेंट किया जाता था। दिस स्लोली बिगेन टू चेंज, धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आने लगे। As the system of law began to further evolve during the colonial period, औपनिवेशिक शासन के दौरान ये जो थे शुरू हुए थे उसके अंदर धीरे धीरे चेंजेस आने लगे। इट इज ऑफन बिलीव्ड, ये अक्सर विश्वास किया जाता है, दैट इट वाज द ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट हु इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया, कि जो ब्रिटिश का जो थे शासन वो भारत के अंदर रूल ऑफ लॉ को लेकर आए। Historians have disputed this claim on several grounds। इतिहासकारों ने बहुत से जो है वो पृष्ठभूमियों के ऊपर इसके ऊपर जो है वो डिस्प्यूटेड चलते रहे। टू ऑफ विच इंक्लूड, उसमें से दो कौन से हैं? फर्स्ट है दैट कॉलोनियल लॉ वाज आर्बिट्ररी, कि जो औपनिवेशिक शासन के कानून होते थे वो मनमानी वाले थे, मीन्स मनमर्जी वाले थे। एंड सेकंड दैट द इंडियन नेशनलिस्ट प्लेड ए प्रोमिनेंट रोल, दूसरा जो है भारतीय राष्ट्रवादियों ने उसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन द डेवलपमेंट ऑफ द लीगल स्फीयर ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया के कानूनी स्फीयर के अंदर बहुत विकास में, कानूनी स्फीयर के विकास के अंदर भारतीय इतिहासकारों ने बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया। ये दो जो है उसके कारण थे। वन एग्जाम्पल ऑफ द आर्बिट्रेरीनेस, एक एग्जाम्पल जो उनकी मनमानी की है, दैट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट एज पार्ट ऑफ ब्रिटिश लॉ इज द सेडिशन एक्ट ऑफ 1870। उसकी एक एग्जाम्पल है सेडिशन एक्ट ऑफ 1870। अंग्रेजी सरकार ने 1870 में एक एक्ट पास किया था, सेडिशन एक्ट मीन देशद्रोह का एक्ट। वो उसके जो है एक उदाहरण है उनके मनमानी कानून की। द आइडिया ऑफ सेडिशन वाज वेरी ब्रॉडली अंडरस्टूड विद इन दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर जो था वो उसके राजद्रोह का जो आइडिया था वो बहुत विशाल रूप से समझा गया। एनी पर्सन प्रोटेस्टिंग और क्रिटिसाइजिंग, कोई भी पर्सन प्रोटेस्ट करता था या क्रिटिसाइज करता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के कानूनों को, कुड बी अरेस्टेड विदाउट ड्यू ट्रायल, तो उनको बिना ट्रायल के भी गिरफ्तार किया जाता था। इसी तरह इसकी एक और एग्जाम्पल है रॉल्ट एक्ट, ये साइड में फिगर दी हुई है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ ब्रिटिश आर्बिट्रेरीनेस वाज द रॉल्ट एक्ट विच अलाउड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन पीपल विदाउट ड्यू ट्रायल। 1919 में अंग्रेजी सरकार ने रॉल्ट एक्ट पास किया था, जिसके अंदर ब्रिटिश सरकार ने जो सरकार थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसने बिना किसी को ट्रायल के जेल में डालने की परमिशन दे दी थी पुलिस को, इतनी उनकी जो है पावर्स दे दी थी। इंडियन नेशनलिस्ट इंक्लूडिंग महात्मा गांधी वर वेहमेंट
भारतीय राष्ट्रवादी महात्मा गांधी भी जो थे इन देयर अपोजिशन टू द रॉल्ट बिल्स, रॉल्ट बिल के विरुद्ध थे। डिस्पाइट द लार्ज नंबर ऑफ प्रोटेस्ट, इसके अलावा जो है वो बहुत से लोगों ने प्रोटेस्ट किए, प्रदर्शन किए। द रॉल्ट एक्ट केम इनटू इफेक्ट ऑन 10 मार्च 1990, फिर भी रॉल्ट एक्ट जो था वो 10 मार्च 1919 में जो है वो एक्ट जो है इफेक्ट किया गया। पंजाब के अंदर प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस एक्ट, इस एक्ट के विरुद्ध जो प्रोटेस्ट था लोगों का कंटिन्यूड क्वाइट एक्टिवली, लगातार जारी रहा। एंड ऑन अप्रैल 10 2 लीडर्स ऑफ द मूवमेंट, तो इसके जो 2 लीडर थे इस मूवमेंट के, डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू वर अरेस्टेड। तो इसके विरोध के अंदर अंग्रेजों ने इन दोनों जो है वो लीडर्स को अरेस्ट कर लिया। टू प्रोटेस्ट दीज अरेस्ट, तो उनके अरेस्ट के विरुद्ध भी जो प्रोटेस्ट किए गए, पब्लिक मीटिंग वाज हेल्ड, तो एक जो है वो मीटिंग रखी गई थी जलियांवाला बाग के अंदर 13 अप्रैल को अमृतसर के अंदर। जनरल डायर एंटर द पार्क विद हिज ट्रूप्स, तो जनरल डायर अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ उसके अंदर एंटर किया। दे क्लोज द ओनली एग्जिट एंड विदाउट गिविंग एनी वार्निंग, उसने एग्जिट गेट जो है क्लोज कर दिया और बिना वार्निंग दिए ही जनरल डायर ऑर्डर द ट्रूप्स टू फायर, अपनी सैनिक टुकड़ियों को ऑर्डर दे दिया फायरिंग करने का। सेवरल हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाइड इन दिस गन फायर, बहुत से लोग उसके अंदर मारे गए। एंड मैनी मोर वर वुंडेड, कई जख्मी हो गए, इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन, उसके अंदर औरतें भी थी और बच्चे भी थे। दिस पेनलिंग शोज ट्रूप्स फायरिंग ऑन द पीपल ड्यूरिंग द जलियांवाला बाग मास्कर्स, तो ये जलियांवाला बाग के अंदर जो हत्याकांड हुआ था ये इसकी एग्जाम्पल है। उनके 2 कानून, एक था सेडिशन एक्ट ऑफ 1870 और इसकी दूसरी एग्जाम्पल है रॉल्ट एक्ट 1919 का। ये जो है वो अंग्रेजों के 2 कानून थे। इंडियन नेशनलिस्ट बिगेन प्रोटेस्टिंग एंड क्रिटिसाइजिंग दिस आर्बिट्ररी यूज ऑफ अथॉरिटी बाय द ब्रिटिश, भारतीय राष्ट्रवादियों ने उनके मनमाने जो कानून थे उसके विरुद्ध जो था प्रोटेस्ट किया, क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। दे आल्सो बिगेन फाइटिंग फॉर ग्रेटर इक्वालिटी, वो समानता के लिए उन्होंने लड़े। एंड वांटेड टू चेंज द आइडिया, और वो ये विचार को बदलना चाहते थे। ऑफ लॉ फ्रॉम ए सेट ऑफ रूल्स दैट दे वर फोर्स्ड टू ओबे, कि जो ऐसे जो उन्होंने रूल्स बनाए थे जिनको उनकी पालना करने के लिए उनको मजबूर किया जाता था, उसको चेंज करने के लिए उन्होंने आवाज उठाई। टू लॉ एज इंक्लूडिंग आइडियाज ऑफ जस्टिस, साथ में उन्होंने न्याय के प्रति भी आवाज उठाई, वो विचार भी जारी रखा। बाय द एंड ऑफ द 19th century, 19वीं सदी के अंत में, द इंडियन लीगल प्रोफेशन आल्सो बिगेन एमर्जिंग एंड डिमांडिंग, भारतीय कानूनी प्रोफेशन जो था वो उन्होंने मांग करनी शुरू कर दी। तो हिस्टोरियंस ने रिस्पेक्ट इन कॉलोनियल कोर्ट्स, तो अंग्रेजी अदालतों के अंदर भी उसको सम्मान दिया जाने लगा, धीरे धीरे चेंजेस होने लगी 19वीं सदी के अंदर। दे बिगेन टू यूज लॉ टू डिफेंड द लीगल राइट्स ऑफ इंडियंस, उन्होंने भारतीयों के लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उन कानूनों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। इंडियन जजेस आल्सो बिगेन टू प्ले ग्रेटर रोल इन मेकिंग डिसीजंस, फैसले लेने के अंदर भी जो थे भारतीय जजों ने बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया। Therefore, there were several ways in which India played a major role in the evolution of the rule of law during the colonial period. वहाँ पर बहुत से ऐसे तरीके हैं जिसके अंदर इंडियंस ने बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया है कॉलोनियल पीरियड के अंदर, एवोल्यूशन ऑफ रूल ऑफ लॉ के फील्ड के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विद द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्शन के बाद द डॉक्यूमेंट सर्व्ड एज ए फाउंडेशन ऑन विच आवर रिप्रेजेंटेटिव्स बिगेन, तो जो डॉक्यूमेंट्स थे वो एक नींव की तरह, फाउंडेशन में नींव जैसे जो हम नींव देते हैं, ऑन विच आवर रिप्रेजेंटेटिव, जिसके अंदर हमारे जो प्रतिनिधि थे, चुने हुए प्रतिनिधि, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, बिगेन मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री, उन्होंने भी देश के लिए कानून बनाने शुरू कर दिए। एवरी ईयर आवर रिप्रेजेंटेटिव्स पास 7 न्यू लॉज, हर साल हमारे प्रतिनिधि जो थे नए कानून पास करते थे। एज वेल एज अमेंड एग्जिस्टिंग वंस, जो पुराने थे उनके अंदर कई बार संशोधन भी करते थे, अमेंडमेंट भी करते थे। इन योर क्लास 6 बुक
6th क्लास की बुक में आपने पढ़ा है, यू हैव रीड अबाउट द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 का हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट के बारे में पढ़ा है। अकॉर्डिंग टू दिस न्यू लॉ, इस नए कानून के अकॉर्डिंग सन्स, डॉटर्स एंड देयर मदर्स, बेटा, बेटी और उनकी जो मदर है वो भी जो है कैन गेट एन इक्वल शेयर ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी, परिवार की प्रॉपर्टी के अंदर उनका भी इक्वल शेयर जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ये था हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 का। सिमिलरली न्यू लॉज हैव बीन इनेक्टेड टू कंट्रोल पोल्यूशन, इसी तरह नए कानून जो है वो इनेक्ट किए गए पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, और रोजगार को प्रोवाइड करने के लिए भी नए कानून बनाए गए। हाउ डू पीपल कम टू थिंक एंड प्रपोज दैट ए न्यू लॉ इज नेसेसरी, लोग इसके बारे में कैसे सोचते हैं और ये नए कानून जो है कैसे जो है उनके लिए नेसेसरी हैं। यू विल रीड मोर अबाउट इन दिस नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे हाउ डू न्यू लॉज कम्स अबाउट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे हेल्थी।